नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मीडिया के आईने में नेहरू की विरासत के मायने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के 125वें जयंती वर्ष में अचानक उनकी विरासत पर आज तरह तरह के विचार आ रहे हैं। भारत के बारे में उनकी विचारों, खासकर धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक धारणा पर बड़े संगठित ढंग से कुछ सवाल भी हो रहे हैं। बीते 65 सालों के अनुभवों की रोशनी में समानता और समावेशी विकास जैसे मूल्यों की कोई वैज्ञानिक समीक्षा होती तो वो शायद हमारे इस महादेश और इसकी जनता के लिए बड़े फायदे की बात होती। लेकिन यहाँ तो परिदृश्य कुछ और ही है। सत्ता समाज पर तेजी से वर्चस्व जमा रही वैचारिकता सिर्फ नेहरू ही नहीं, गांधी, पटेल, सुभाष और यहाँ तक कि समूचे स्वाधीनता आंदोलन को अपने खास अंदाज से देखने पर बल दे रही है। उसके दिमाग में भारत का अपना विचार है जो स्वाधीनता आंदोलन की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं था। बीते एक पखवाड़े से हमारे मीडिया के बड़े हिस्से में विचारों की ये जद्दोजहद अलग अलग रूपों में दिख रही है। इतिहास के इन ठोस मुद्दों को जिस तरह कवर किया गया है उससे कई सवाल उठते हैं। क्या हमारा मीडिया इतिहास की तह में जाने से बचता है और कुछ एक ताज़ा गर्म बयानों के जरिए इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की नादानी करता है? फिर वह हड़बड़ी में ही सही इतिहास का पहला प्रारूप लिख रहा है या जाने अनजाने किसी योजना या पूर्वाग्रह या अंधविश्वास का हिस्सा बनते हुए इतिहास पर पानी फेर रहा है? नेहरू पटेल के संदर्भ में ऐसे ही कुछ सवालों पर आज हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के 2 जाने माने इतिहासकार और 2 पत्रकार। हमारे साथ हैं केजी सुरेश, वरिष्ठ पत्रकार जो विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं दिलीप सी मंडल जो इंडिया टुडे हिंदी के संपादक रह चुके हैं। और हमारे साथ इतिहासकारों में 2 प्रमुख लोग हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सलिल मिश्रा, अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और भारत की मॉडर्न हिस्ट्री के बड़े ज्ञाता। हमारे साथ हैं नीरजा सिंह जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इनका खास तौर पर शोध कार्य है। हम चारों मेहमानों में सबसे पहले मैं समझता हूँ शुरू करूँ केजी सुरेश आपसे। सुरेश, अगर हम आपसे जानना चाहें कि हाल के दिनों में जिस तरह हमारे मीडिया में आमतौर पे जो नेहरू को लेकर, पटेल को लेकर, स्वाधीनता आंदोलन की विरासत को लेकर जो प्रश्न कुछ उभरे हैं, क्या ये आपको लगता है कि इसमें जो डिटेलिंग की बात मैं केवल नहीं कर रहा हूँ बल्कि सूचना के स्तर पर, जानकारी देने के स्तर पर क्या मीडिया वाकई न्याय कर पा रहा है या वो सिर्फ कुछ अवतारों को आपस में टकरा रहा है? कुछ लोग अवतार किसी को बनाना चाहते हैं, कोई किसी को बना रहा है और दोनों के टकराव में मीडिया अपना सस्ता रास्ता खोज रहा है जिससे कि वो ज़्यादा आई बॉल्स खींच सके। उर्मिलेश जी, सबसे पहले मैं प्रारंभ करना चाहूँगा, आपने जो बात कही कि एक नए अंदाज में देखने की प्रयास है। मुझे लगता है कि अभी तक भी हमें एक ही अंदाज में देखते रहे हैं, तो ये अंदाज की बात है। और दूसरी जो बात है वो यहाँ महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि सतही तौर का जो पत्रकारिता जो हम अक्सर आपके कार्यक्रम में भी और अन्य जगह भी हम चर्चा करते हैं उसका कहीं ना कहीं झलक हमको दिख रहा है। जहाँ आप गहराई में नहीं जा रहे हैं, मुद्दों की गहराई में नहीं जा रहे हैं, हम जिस तरीके से आपने कहा पर्सनैलिटी क्लैश में हम जा रहे हैं, ईगो क्लैश में जा रहे हैं, मुद्दों की गहराई में न जाकर उनको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनसे जुड़े हुए मुद्दे क्या है कि एक व्यक्ति पूजा की एक परंपरा इस देश में रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किसी का भी हम नहीं करते हैं। हम उसको ब्लैक एंड वाइट में लोगों को देखते हैं, या तो वो पूरी तरह ब्लैक है या पूरी तरह वाइट। ऐसा आम इंसान होता नहीं है, लोग नहीं होते हैं, ना नेता थे इस तरह। तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है जब हमको एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की जरूरत है। लेकिन उसकी कमी, लेकिन सुरेश, माफ कीजिएगा हस्तक्षेप करने के लिए, लेकिन मीडिया के लोग ये कह सकते हैं और कह रहे हैं कि अगर देश के बड़े ओहदेदार, बड़े पदों पर बैठे लोग भी अगर पटेल बनाम नेहरू या नेहरू से बड़े पटेल थे, उनको अगर प्रधानमंत्री बने होते तो देश का नक्शा कुछ और होता, देश और महान हो गया होता। इस तरह की बहस में जब उतरते हैं तो मीडिया का कहना है कि हम कैसे उस बहस को अपने फोरम्स पर न ले जाएं। लोग तो सुनना चाहते हैं, लोग तो देखना चाहते हैं। तो ये जो माहौल है, इस माहौल को कैसे आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, क्या सभी दोषी हैं या सिर्फ मीडिया? अगर कोई डिबेट होता है तो बिल्कुल उस डिबेट को उठाना चाहिए, लेकिन मीडिया का ये दायित्व बनता है कि वो जो सतही बातें हो रही है उससे हटकर जो गहरी बातें हैं उसी से जुड़ी हुई उसको उभार कर सामने लाएं
और इसके लिए मैं मीडिया को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराता। नीरजा, आखिर ये मीडिया भी उसी लाइन का प्रोडक्ट है जो ये सब सीख के आई है। जी नीरजा, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने तो मैं आपकी पुस्तकें देख रहा था, नेशनल बुक ट्रस्ट से भी छपी हैं कुछ और कुछ बाहर भी, कि आपने तो पटेल और नेहरू दोनों पर काफ़ी गंभीर काम किया है। मैं ये समझना चाहता हूँ, आप भी पिछले 1 महीने से या 15 दिनों से टेलीविज़न में, हमारे अखबारों में लगातार इस डिबेट को देख रही हैं। कोई कभी नेहरू के बारे में बात आती है, कभी पटेल के बारे में आती है, कभी दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि ये इतने महान थे, ये इतने उतने महान नहीं थे। कैसे इस पूरे प्रकरण को आप देखती हैं जो हमारे मीडिया में इतिहास की पड़ताल के नाम पर पेश हो रही है? ये जो पटेल वर्सेस नेहरू मुद्दा जो उठा है, एक तो ये है कि सत्ता का जब बदलाव होता है तो कुछ व्यक्तियों को हीरो के रूप में देखा जाता है और उन्हीं का चुनाव किया जाता है, उन्हीं पे फोकस किया जाता है और सर्टन उसको एक आइडियलिज्म के तहत उनको और कुछ वैल्यू सिस्टम के तहत उनको प्रोजेक्ट किया जाता है और इसी तरह से ये देखा गया है। लेकिन इतिहास इससे ऊपर है, इसके बियॉन्ड है और ज़्यादा सीरियसनेस के साथ वो देखता है। तो मीडिया के डोमेन में इन मुद्दों को लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि बहुत गंभीर मसले उस तरह से नहीं उतने रूप में दिए जाते हैं, तो अटेंशन के लिए जो कंट्रोवर्सी है उसी को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन मीडिया का ये ज़रूर जिम्मेदारी होता है कि अगर कंट्रोवर्सी है तो सारे व्यूज़ जहाँ तक हो सके पॉसिबल उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि जो ऑडियंस है उसको एक बैलेंस्ड व्यू मिल पाए और सही पर्सपेक्टिव में इस कंट्रोवर्सी को देख सके, मेरा ये मानना है। दिलीप, हम चूँकि आप मीडिया से हैं और मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने दर्शकों को भी समझाने की शायद, कि आखिर ये गलती कहाँ हो रही है? सिर्फ इसलिए कि मीडिया में साइंस के, कॉमर्स के, बिजनेस के और तमाम चीज़ों के विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं? क्या इसलिए भी कि सोशल साइंसेज पर मीडिया ध्यान नहीं देता, खासकर हिस्ट्री वगैरह पर ध्यान नहीं देता, इसलिए ये हो रहा है? या इसके पीछे कुछ और बड़ी योजना है? क्योंकि मीडिया बहुत आसानी से लोगों के एजेंडे को, लोगों के आग्रहों पूर्वाग्रहों को दूर तक ले जाता है, यानी आम जनता तक ले जाता है, और इसमें राजनीतिक हित साधन भी होता है। ये पहलू ज़्यादा डोमिनेंट है। आपको क्या लगता है? उन्मेष जी, पिछले लगभग 20 साल के पत्रकारीय करियर में सरदार पटेल मीडिया में मुझे इतना कभी नहीं दिखे। वाजपेयी जी का भी शासनकाल बीता और वो भी उसी परंपरा की बात करते हैं जो मोदी की परंपरा है। तो सरदार पटेल का दिखना मुझे बहुत निजी तौर पे बहुत बुरा नहीं लगा, क्योंकि अगर इवन जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ईटी जैसे अखबार में मुझे बहुत ज़्यादा सरदार पटेल दिखे। चैतन्य कालवाग जो हमारे कलीग रहे हैं, उनका एक आर्टिकल दिखा। दरअसल वो नहीं दिखता तो बहुत सारी चीज़ें दरअसल पता नहीं चलती, और पता चलना उतना बुरा भी नहीं है। अगर ये पता चला कि नेहरू ने 1955 में खुद को भारत रत्न दे दिया, 1971 में इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, और सरदार पटेल को 1991 में जाकर भारत रत्न मिलता है, तो सरदार पटेल को इतिहास में जो प्राप्य था शायद वो नहीं हुआ था। और सरदार पटेल अगर इस समय बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो कुछ प्रोपोर्शन में गलत नहीं है। समस्या तब होती है जब सरदार पटेल को नेहरू के मुकाबले कोई एक काउंटर प्रोटैगनिस्ट की तरह दिखाया जा रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए सरदार पटेल उस कैबिनेट में थे जिस कैबिनेट को हेड कर रहे थे नेहरू, और सरदार पटेल के जो महान कार्य हैं वो नेहरू की वहाँ पर लीडरशिप की। कम से कम ऐसा कोई विरोध नहीं था कि आप हैदराबाद को भारत में नहीं मिलाएंगे, जूनागढ़ में फ़ौज नहीं भेजेंगे, जम्मू कश्मीर में फ़ौज आप कैसे भेज सकते हैं, ये ऐसी डिबेट या ऐसे कोई सवाल कभी नहीं थे। तो कुल मिलाकर जो हुआ है कि सरदार पटेल को इससे ज़्यादा का प्राप्य था। मीडिया ने देर से इस बात को नोट किया और इस समय तत्कालिक सरकार ने उसको ट्रिगर किया है, तो इतना कोई बहुत बुरा नहीं है। बुराई तब हो रही है जब उन मूल्यों की बात जो भारत को राष्ट्र बनाते हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, सामाजिक न्याय है, इसमें सरदार पटेल को नेहरू के मुकाबले खड़ा किया जा रहा है। और दरअसल मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि इस बात को कम दर्ज किया गया कि सरदार पटेल के आरएसएस के बारे में क्या व्यू थे, और उनके उन भाषणों को और उनके उन लेटर्स को तो दरअसल कांग्रेस पार्टी ने क्यों पब्लिक नहीं किया या उसको प्रचारित नहीं किया, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहिए। कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? लेकिन पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। आई मीन मुझे यहाँ तक यार नीरजा की स्वयं ही पुस्तक है जो इन्होंने एडिट किया है, एकेडमिक्स के लिए तो ठीक है, एकेडमिक्स के लिए ठीक है, लेकिन क्योंकि मीडिया बहुत विड्थ में काम करता है, डेप्थ में जाने की उसकी परंपरा नहीं। और आप जो कह रहे हैं कि अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट है, दरअसल मीडिया एक्सपर्ट्स के पास जाता नहीं है, एक्सपर्ट्स उनके पास होते भी नहीं, अपने अंदर भी नहीं होते हैं। तो बहुत सोलो तरीके से उस बात इस डिस्कशन को किया जा रहा है। और इतिहास के कुछ वो नायक
जो राख में दबा दिए गए थे, जिनको लेकर कोई मेमोरियल नहीं है, ढंग की चीज़ें नहीं है, वो अगर उठ के आ रहे हैं तो इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन प्रोफेसर सलील मिश्रा, अगर हम आपसे इन्हीं प्रश्नों को समझना चाहें, एक इतिहासकार के पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखते हैं, खासकर हमारे मीडिया में जो चीज़ें आई हैं पिछले कुछ दिनों से, इनके 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 पीछे सिर्फ आप जो हम एक अंदेशा है कि भाई मीडिया में इन चीज़ों को लेकर प्रोफेशनलिज्म की कमी है या कोई अज्ञान, या इसके पीछे कोई आग्रह पूर्वाग्रह है जो आपको लगता है, या एजेंडा है कि मीडिया बहुत आसानी से इन चीज़ों को रखेगा बाहर और लोगों को प्रभावित करेंगे हम और मोबिलाइज करेंगे, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? उर्मिलेश जी, दरअसल होता ये है कि जो हमारी ये ऐतिहासिक फिगर्स हैं, ये मीडिया के लिए तब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब कोई आज का नेता कुछ बात कहता है या आज की सरकार बात कहती है या कोई एक कंट्रोवर्सी बनती है, तो वो आज के कॉन्टेक्स्ट से फिर हम 40, 50, 60 साल के इतिहास में जाके इनकी भूमिका, इनका योगदान देखने लगते हैं। और उसमें फिर अक्सर होता यह है कि मीडिया को जो करना ये चाहिए कि इन हिस्टोरिकल फिगर्स को, जैसे नेहरू पटेल हैं, इनको उस समय के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखे। तो 1940 के दशक का जो कॉन्टेक्स्ट है, 30 के दशक का कॉन्टेक्स्ट है, नेहरू पटेल की किस तरह की रिलेशनशिप थी, क्या योगदान था, अगर वो लाएंगे तो वो एजुकेट करेंगे आज के लोगों को और वो बहुत बेहतर होगा। इसलिए कि चाहे लोग चाहे ना चाहें, लोगों को इतिहास का एक सेंस देना, इतिहास की एक जानकारी देना सही पर्सपेक्टिव से, ये मीडिया का काम नहीं है, मीडिया की ड्यूटी है, उसको करना ही है। लेकिन होता यह है कि जब वो कंट्रोवर्सी के लेवल पे आजकल उठता है तो थोड़ा सेंसेशनलिज्म, थोड़ा सतही स्तर पर बातें होती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, तो उस तरह की बात जो कि दिलीप ने बहुत अच्छा कहा, उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो मैं आज भी चाहूंगा कि भले ही आज के परिप्रेक्ष्य के मुताबिक कुछ ऐतिहासिक फिगर्स पे चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा चले तो मीडिया को चाहिए यह है कि वो उस परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस समय में जाके उस समय के बारे में बता के हमारे जो ऐतिहासिक पात्र हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं, उनको उस कॉन्टेक्स्ट में रख के उस कॉन्टेक्स्ट की जानकारी देके और फिर इतिहास के बारे में बेहतर जनता को जानकारी दे। लेकिन सलील, अगर हम ये इस रूप में देखें कि जैसे आज एक डिबेट है बहुत सारे हलकों में, और ऐसा नहीं है कि ये कोई थोपी हुई बहस है, कि भाई बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया, जिसकी बात हम आज से नहीं आज़ादी की लड़ाई के साथ सुन रहे हैं, बल्कि आज़ाद मुल्क जब हुआ उसके पहले भी ये आइडिया ऑफ इंडिया अचानक नहीं आया, एक लड़ाई के दौरान विकसित हो रहा था। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो एक चुनौतियों से आज घिरी है या घिरा विचार है। तो ये जो पहलू हैं, अगर इसको आज कोई इसका आकलन कर रहा है तो जाहिर है अतीत के सवालों को जरूर वो देखेगा कि उस वक्त क्या हो रहा था और आज के कॉन्टेक्स्ट में हम उससे क्या सीख सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। नहीं, आज के कॉन्टेक्स्ट को तो ध्यान में, केंद्र में रखना ही होगा। लेकिन अगर अब आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो हमें नेशनल मूवमेंट पे जाना पड़ेगा कि नेशनल मूवमेंट के 20, 30, 40 वर्षों में किस तरीके से इस आइडिया का, इसके इर्द गिर्द विचारों का, उन विचारों के इर्द गिर्द जो पर्सनैलिटीज थी उनकी क्या भूमिका थी, उस सबको देख के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से, बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है। फिर देखना होगा कि एक जो, जैसा कि दिलीप ने कहा, समावेशी, एक इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक, एगैलिटेरियन एक जो ब्लूप्रिंट बन रहा था भविष्य का, वो किस प्रक्रिया में बन रहा था, और उसमें हमारे गांधी, नेहरू, पटेल और भी तमाम लोगों की एक खास भूमिका थी। तो वो लोगों को बताना बहुत जरूरी है। सलील, आपने जो बातें कही, और दिलीप ने, सुरेश ने, नीरजा ने, इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से कुछ और उठाएंगे, कुछ और नए मुद्दों को सामने लाएंगे। लेकिन अभी एक अंतराल लेते हैं, अंतराल के तुरंत बाद हम लौटते हैं। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। सुरेश, हम अंतराल से पहले बात कर रहे थे उन मुद्दों की, कैसे वे मुद्दे इतिहास के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और मीडिया कैसे उनको कई बार मिस करता है या अपने ढंग से पेश करता है। क्या आपको लगता है कि एक मीडिया में एक जैसे फास्ट फूड कोई होता है, ऐसे लगता है जैसे कि तुरंत तत्काल बनाइए, तत्काल बेचिए, तत्काल खिलाइए, ये जो पहलू है मीडिया का, ये जो हड़बड़ी है, बहुत सारे एक ज़माने में कहा जाता था कि इतिहास जो है हड़बड़ी में लिखा हुआ, मीडिया हड़बड़ी में, प्रेस जो है, पत्रकारिता जो है हड़बड़ी में लिखा हुआ इतिहास है। ऐसा इतिहास जो पहला ड्राफ्ट की तरह सामने आता है और फिर उस पर आगे आने वाली संततियाँ, आगे आने वाली जनरेशंस बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करती हैं। लेकिन आज हो रहा है उल्टा। ऐसा लगता है कि अगर आज मीडिया के बहुत सारे प्रसंगों को अगर आप देखेंगे इतिहास से जुड़े तो कुछ मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। आपको क्या लगता है, या मेरा ये अतिशयोक्तिपूर्ण समझ है? मुझे लगता है कि मैं इसको देखता हूँ कि एक मिश्रित रूप देखता हूँ। आप बिल्कुल सही है, यहाँ बात हो रही थी कि क्या मीडिया का फ़र्ज़ बनता है एजुकेट करने का। मीडिया, मुझे नहीं लगता है कि मीडिया किसी गलतफहमी का शिकार है। मीडिया कहीं एजुकेट करने का फिराक में नहीं है।
जबकि उसका ऑब्जेक्टिव जरूर है, हम कहते हैं इन्फॉर्म, एजुकेट, कम्युनिकेट, IEC, लेकिन वो कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा फोकस है। दो लोगों में आपस में, दो विचार में आपस में जो है एक बहस हो, उस बहस को लेकर उसको रोचक बनाया जाए, किस तरीके से एक मुद्दे को उठाया जाए। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को कैप्टिवेट करना है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है, TRP रेट्स को बढ़ाना है, और आपके जो है किस तरीके से उसको सनसनी बनाया जा सकता है इस मुद्दे को, इस पर ज़्यादा जोर है। हाँ, कुछ जिम्मेदार टेलीविज़न चैनल ज़रूर है, जिनमें एक आपका भी है, जो गंभीर तरह का चर्चा करते हैं। अन्यथा जो है ज़्यादातर जो चैनल, जो कमर्शियल चैनल्स हैं, उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है TRP बढ़े, उसमें जो है सनसनी हो, बहस हो, और इस तरीके आक्रामकता हो चर्चा में, गंभीरता नहीं, कहीं सुलझी हुई बात नहीं होती है। हाँ, मैं सकारात्मक ये देखता हूँ कि देखिए, एक विविधतापूर्ण देश में, भारत जैसे, मैं नहीं मानता कि जिस तरीके से एक मजहब या एक भाषा पूरे देश में वर्चस्व नहीं हो सकता, उसी तरह एक आइडिया ऑफ इंडिया पर मैं नहीं मानता हूँ। आइडियाज़ ऑफ इंडिया रहे हैं इस देश में। ये जो आइडिया है, ये एक आइडिया किसका आइडिया है? ये आइडियाज़ रहे हैं, पैरेलल आइडियाज़ चले हैं इस देश में, और आज वो आइडियाज़ प्रतिबिंबित हो रहे हैं मीडिया में। सुरेश, वो चर्चा जो है हो रही है, ये खुशी की बात है। सुरेश, मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और कैसे कि मीडिया में इसको कैसे इस पहलू को देखा जा रहा है। लेकिन नीरजा, हम अगर समझना चाहें, जैसा दिलीप कह रहे थे, अन्य लोग अभी सुरेश कह रहे हैं कि भाई आज हमारे जो बड़े सवाल हैं जी, अगर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की विरासत से इन सवालों का कोई वास्ता है, कोई रिश्ता है, जैसे सेकुलरिज्म का, जैसे डेमोक्रेसी का, जैसे सोशल जस्टिस का, जैसे समावेशी विकास का, तो हम नेहरू के कॉन्टेक्स्ट में हम अगर उनको अवतार न समझें, हम पटेल को दूसरा अवतार न समझें, दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ न खड़ा करें, तो हम उन बहसों से, उनकी विरासत से बहुत कुछ सीख सकते हैं आज के लिए। जैसे उस दौर की बात अगर आप देखें तो बहुत सारे सवाल थे, जैसे शिक्षा का सवाल था, जैसे स्वास्थ्य का सवाल था। इतनी बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी पंडित नेहरू की, आखिर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उस तरह का बड़ा काम क्यों नहीं हो सका जो भारत जैसे महादेश में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिसकी अपेक्षा थी और जो आज भी नहीं संभव हो रहा है? जी, देखिए, दो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करेंगे हम। पहली चीज़ तो ये है कि सरदार पटेल को और नेहरू जी को जो एक तरह से कॉम्पिटिटर के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, वो बिल्कुल ऐतिहासिक है और बिल्कुल गलत है। मीडिया के द्वारा या नेताओं के द्वारा बिल्कुल, जी हाँ, दोनों गलत है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो मुख्य मुद्दे थे, जिन वैल्यूज़ को और आइडियोलॉजी को लेकर के चले थे, दोनों उसके बहुत मजबूत स्तंभ थे, और दोनों उसमें जो विजन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो इंडिपेंडेंट इंडिया का विजन इन लोगों ने स्थापित करने में पूरा पुरजोर फोर्स लगाया। और उसमें शिक्षा थी, हेल्थ था, ये प्रोडक्शन था, मतलब इंडस्ट्री थी, इकोनॉमी, कई मुद्दे थे। और दूसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि एक चीज़ तो ये मीडिया बार बार ये कह रहा है, नेहरू जी के मुकाबले में पटेल को रख रहा है। पटेल 1950 तक चले गए थे, उसके बाद लंबा जो नेशन बिल्डिंग का दौर चला, उसमें नेहरू जी का जो रोल रहा, वो उसको मतलब आप कैसे दोनों को एक तरफ रख के कंपेयर कर सकते हैं। नींव और शुरुआती दौर में जो मुश्किलात के दौर थे, उन दौर में जो एक सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और एक सोशलिज्म के रुझान की तरफ वाला डेवलपमेंट की जो बात थी, उसकी नींव की शुरुआत पटेल ने जो की, और नेहरू जी के सहयोग से, दोनों लोगों के सहयोग से, और बहुत मजबूत मुद्दा डेमोक्रेसी का रखा कि आज एग्जाम्पल नहीं है कहीं पे कि नेहरू जी के ही कैबिनेट में एक तरफ अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अंबेडकर का भी सहयोग रहा, तो और भी रुझानों के नेता लोग थे इसमें। और ये जो डेमोक्रेसी का रूट, यही हमारा फाउंडेशन बना कि आज इस सब कॉन्टिनेंट में इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन की तरह, और बाकी पड़ोसियों का क्या हाल है आप देख सकते हैं। दिलीप, लेकिन हम एक दूसरी बहस भी सामने लाना चाहते हैं आप लोगों के जरिए कि आज हम अगर देखते हैं तो जो जैसे जिन सवालों की चर्चा हमने अभी नीरजा से की, आप पाएंगे कि ये सवाल उस वक्त भी थे। पॉलिटिक्स के डेमोक्रेटाइजेशन का सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हिस्सेदारी का सवाल उस वक्त भी था। लेकिन मीडिया में इन सवालों की अनगूंज अगर इतिहास के प्रसंग छिड़ते हैं, चाहे वो नेहरू का
प्रसंग हो, पटेल का प्रसंग हो, गांधी का प्रसंग हो, अंबेडकर का प्रसंग हो, तो मीडिया आमतौर पे इन मुद्दों को हाशिए पर रखता है। मसलन आप देखिए, उस वक्त भी जैसे हमने शिक्षा की बात की या स्वास्थ्य की बात की, आज अगर इस दौर में इतनी सारी समस्याएं हैं प्राइवेटाइजेशन की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो आखिर कहीं न कहीं शुरुआत, कहीं कोई गड़बड़ी है कि सबके लिए शिक्षा नहीं हो सकी, सबके लिए स्वास्थ्य नहीं हो सका, दोहरी शिक्षा प्रणाली मौजूद रही लगातार। इसके अलावा आप देख लीजिए, जैसे एफर्मेटिव एक्शन का ही दौर, SC/ST के रिजर्वेशन का मसला तो संविधान ने तय कर लिया था, लेकिन जो OBC का मसला है, सोशियो इकोनॉमिक जो रिजर्वेशन की बात आई, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन की जो बात आई, उस पर उस दौर में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। प्रीवी पर्स का मामला, नेशनलाइजेशन ऑफ नेशनल एसेट्स का मामला, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर मीडिया आज के इन सवालों से हिचकता है, इसलिए इतिहास के उन प्रश्नों को नहीं छेड़ता। उर्मिलेश जी, एक तो स्पष्ट है कि नेशन बिल्डिंग की जो रियलिटी है उसमें और मीडिया में एक डिस्कनेक्ट है। लोग जिस तरह सोचते हैं और मीडिया जिस तरह सोचता है, इसके बीच भी एक डिस्कनेक्ट है। इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अभी कुछ दिनों समय पहले, की कमी है, जी, कुछ दिनों पहले एक ग्रेटेस्ट इंडियन का पोल हुआ था, बहुत बड़ा पोल था, लगभग 40-50 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, और उसमें देश ने देखा कि करीब 20 लाख पोल अंबेडकर के लिए पड़े थे। अंबेडकर को मीडिया में जितना प्राप्य है वो नहीं है। या हम लोग शिक्षक दिवस जिस व्यक्ति के नाम पे मनाते हैं, उस व्यक्ति का शिक्षा में कोई योगदान नहीं है, जबकि सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने 1948 में देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोला, जिसकी वो प्रिंसिपल थे, 1848 में पहला गर्ल्स स्कूल खोला, उसको हम लोग नहीं सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग बिरसा मुंडा और तिलका मांझी को नहीं सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि ज्योतिबा फुले का कितना बड़ा योगदान था। तो एक डिस्कनेक्ट था, और मुझे पटेल तो के मामले में सिर्फ इतिहास का मामला नहीं है, बल्कि मैं उसको करंट राजनीति के साथ जोड़ के देखता हूँ। और पटेल को हम लोग को इस तरह से भी देखना चाहिए कि इस देश में कुर्मी और कुंबी, जो देश का एक बड़ा वोटिंग ब्लॉक है, किसान जातियाँ, वो उनमें अपना एक आइकन देखने लगी हैं। लोग पटेल टाइटल रखने लगे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, पूरे बिहार में, तो बीजेपी ने उस आइकन को भी पकड़ा है। दरअसल ये हिस्ट्री नहीं है, ये अभी की पॉलिटिक्स भी है। कांग्रेस इसको नहीं पकड़ पाई। उन्होंने अनुप्रिया पटेल को अगर 2 सीट दे दी अपना दल को, बीजेपी को, तो ये समझते समझते कांग्रेस को देर हो गई। ये रियल पॉलिटिक्स भी है, ये हिस्ट्री नहीं है। सलील, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में जिसको बाद के इतिहासकारों में आप लोग सब लोग उसमें शामिल हैं। हम कह रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय, सुमित सरकार, या इवन गैल ओमेट, जो बाद के दिनों में जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया फुले पर। लेकिन ये पूरी की पूरी जो डिबेट है फ्रीडम स्ट्रगल की या उसके बाद की, और उससे जो जुड़े सवाल हैं, क्या हमारे मीडिया में इसलिए भी नहीं उठाए जाते कि मीडिया का जो सरोकार है, जो मीडिया का दायरा है, इन वर्गों, इन समाजों और समाज के रूपांतरण की इस प्रक्रिया को एजेंडा ही नहीं कोई मानता? अब मुझे लगता है 2-3 बातें। पहली बात तो ये बिल्कुल सही है कि हमारे इतिहास लेखन की कुछ खामोशियां रही हैं, कुछ साइलेंसेस रही हैं, जो कि अब धीरे धीरे पिछले 10-20 सालों में जिन पे काम हो रहा है, और उस कमी को इतिहास लेखन के स्तर पे तो दूर किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय समाज का वर्तमान और इसका भविष्य क्या होगा, उस बेहतर भविष्य का खाका क्या होगा, उसको समझने के लिए हमें निश्चित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन, 19वीं शताब्दी और उन तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज में जाना होगा जहां पर कि इस खाके की तैयारी हो रही थी। तो नेशनल मूवमेंट के साथ एंगेज करना बहुत जरूरी है, और हमारे मीडिया के लिए बेहतर होगा कि भले ही कुछ सवाल जो हैं आज के सेंसेशनलिज्म, आज की पॉलिटिक्स के हिसाब से निकलते हैं, लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसका इस्तेमाल करते हुए हम अतीत में जाएं, हम इतिहास में जाएं, हम 19वीं सदी में जाएं और देखें कि बेहतर भारत का किस तरह से खाका बन रहा था, उसमें क्या कमियां थी, आज की प्रैक्टिसेस में क्या कमियां हैं, और बेहतर भारत के लिए क्या एक बेहतर खाका, क्या ब्लूप्रिंट, क्या रोड मैप बेहतर हो सकता है, और हमारे अतीत में उसके क्या क्या अंश मिलते हैं। तो मीडिया को निश्चित रूप से ये करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए रीडर्स नहीं हैं। लोगों की बहुत दिलचस्पी है इन सवालों में, आप किस तरह से रखते हैं, लोग जानना चाहते हैं। एक बेहतर तरीके से बताया जाए तो टीआरपी भी बढ़ेगी, लोग इसको जानना भी चाहते हैं, लेकिन लोग इसको पूरी सीरियसनेस में, रीडेबल तरीके से, कम्युनिकेशन बेहतर हो, उस तरीके से लोग इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। इनको सरलीकरण ना किया जाए। पूरी की बात को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इंडियन जो मीडिया है उसका असल में इस बीच में रीडर और व्यूअर भी बदल गया है। नया मिडिल क्लास तमाम अलग तरह की जातियों से, जहाँ पर पहले मिडिल क्लास नहीं आता था, दलित से, ओबीसी से, मुसलमानों से मिडिल क्लास इमर्ज कर रहा है। उनको अपने आइकन्स अब
देखने हैं, उनको चाहिए। तो ये नई जो रियलिटी है, इसको भी मीडिया को समझने की जरूरत है। मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि ये जो देखिए, एक चीज़ तो ये है कि आप शिक्षा और आपने हेल्थ का कहा ना, नेहरू जी कहाँ से शुरू किए नेशन बिल्डिंग, एक ऐसा राष्ट्र जो बिल्कुल चौखट पे था आज़ादी का और एक नेशन का स्वरूप लेने के, और उसके पास कितने सारे मुद्दे थे। उन सब मुद्दों के साथ साथ शिक्षा, हेल्थ शुरुआत किया, जिस तरह से भी उन्होंने शुरुआत किया, हम उसका जजमेंटल नहीं हो रहे हैं, शुरुआत किया। आज के जो नेता या जो ये मुद्दे चले ओबीसी और ये, अब वो जो 50 साल 60 साल की लेगेसी है वहाँ पे, और जो उन्होंने किया उससे जो नए डेवलपमेंट्स में नई आइडेंटिटीज हुई, ये डेमोक्रेसी में ये नए आइडेंटिटीज का असर्शन है, इसका विरोधाभास नहीं कहिए, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन भी किया है और उसके अपने लिए अपने आइडेंटिटीज के एक्सप्रेस करने के स्पेस भी बनाया है। तो इसको यहाँ पे आज के टाइम में जो हम ये बात कह रहे हैं, इस बात करने का जो एक माहौल, एक डेमोक्रेटिक स्पेस बनाया है, ये नेहरू की विरासत है और उसके चलते हम आज आई थिंक नीरजा की इसी टिप्पणी के साथ आज की हम चर्चा का समापन कर सकते हैं कि जो कुछ आज हम सकारात्मक देख रहे हैं, जो कुछ आज जीवंत हम देख रहे हैं, जो कुछ ऐसा है जिससे हमारी डेमोक्रेसी को और बेहतर सांस लेने का मौका मिलता है, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं नेहरू की विरासत जरूर आती है। नेहरू की खामियां हो सकती हैं, नेहरू की कमजोरियां हो सकती हैं, इतिहासकार उनकी शिनाख्त करते हैं, करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नेहरू की विरासत को इसलिए केवल नहीं भुलाया जा सकता कि सत्ता संरचना, मीडिया या किसी भी फोरम पर कुछ ऐसे लोग आ जाएं या कुछ ऐसे लोग नए ढंग से सोचना शुरू करें कि वो अपने अपने नए अवतार गढ़ें। अवतारों को गढ़ने से मुझे लगता है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। इतिहास के प्रश्न बेहद जटिल हैं, इनको संजीदा होकर समझदारी के साथ और आगे अपने भविष्य का नक्शा बनाते हुए ही हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी टिप्पणी के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।